सभी को नमस्कार। दोस्तों, इंडियन सोसाइटी में आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। ये चैप्टर थोड़ा सा टाइम लगा, 2-4 दिन बीच में मैंने आपको सूचना दी थी कि मुझे कहीं अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए लेसन रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। कभी भी आप इस चीज़ को लेकर चिंता मत करना कि ये लेसन बंद हो जाएंगे, कभी बंद नहीं होंगे। जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हमेशा उस पर खरा उतरा हूँ और कंटिन्यू इनको हम जारी रखने वाले हैं। अभी दिसंबर तक मेंस का पढ़ेंगे और दिसंबर के बाद में कुछ प्लानिंग की है मैंने आपके लिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, विशेषकर बहुत सारे एमसीक्यू और कुछ अच्छी वीडियो के लिए। बाकी अभी मेंस का चल रहा है और द हिंदू नोट्स आपको कंटिन्यू मिल रहे थे। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पॉडकास्ट, ऑडियो पॉडकास्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने कोशिश की कि चलो आपको नोट्स कंटिन्यू मिल जाए। पॉडकास्ट हम कल से कंटिन्यू करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और इसमें ये देख लेते हैं कई बार। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप में से बहुत सारे बच्चे नोट्स के लिए मैसेज कर रहे थे। कंटिन्यू आप मैसेज करें कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, मेरी सिंगल जो जितने भी नोट्स हमने पढ़े हैं इनकी सिंगल पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो इसके लिए आप एक काम करना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक करना अपनी वेबसाइट का लिंक, जहाँ पर अपने जितने भी नोट्स हैं, आपको हिंदू की नोट्स चाहिए या जो भी नोट्स चाहिए, मतलब आपको सब एक ही जगह मिल जाएंगे सिंगल पीडीएफ से। इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल एक प्रोसेस है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आगे एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें ये पीडीएफ आपको बाद में क्या होगा, आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगी और या आपके गूगल ड्राइव पर मिल जाएगी। कई बार यदि ईमेल नहीं आती आपके पास, जैसे आपने इसमें आगे ओके किया, इसमें छोटा मोटा प्राइस रखा है हमने, 10-20 रुपये प्राइस रखा है, ठीक है। सभी चीज़ें आप जानते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और जैसे आप पेमेंट करोगे ना, तो पेमेंट होने के बाद में अपने आप वो पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, या फिर आप अपनी ईमेल को चेक करना। फिर भी वहाँ पे समस्या आती है तो यहाँ पे ईमेल दिया गया है, आप ईमेल आईडी पे चेक कर लेना। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे ईमेल दिया गया है, आप चाहो तो ईमेल पे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पे ऊपर भी दिया कॉन्टेक्ट अस में, आप हमारा मेल देख सकते हो उसमें। तो सबसे अच्छी बात है कि टू दी पॉइंट नोट्स, इतने अच्छे नोट्स आपको कोई, मुझे नहीं लगता, प्रोवाइड कराएगा इतने अच्छी क्वालिटी के नोट्स। तो आप इनको भी देख लेना, आपको इसके बारे में सूचना मिल गई। आज चलते हैं आगे। कोई भी टॉपिक अब जब पढ़ते हैं ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ सिलेबस में लिखा है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। तो भूमंडलीकरण क्या होता है, या इसको हम वैश्वीकरण भी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी होता है। उससे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को ऐसे देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। जैसे अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नई तकनीकी के रिश्ते भारत को विशेष संदर्भ में स्पष्ट करने हैं। इसके अलावा क्या भारत में विविधता और बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपकी राय पूछी जाती है कि आप क्या सोचते हो, और क्या हम वैश्विक पहचान के लिए अपनी स्थानीय पहचान खोते जा रहे हैं। आजकल आपने देखा ना कि कई बार ऐसे चर्चा में रहता है कि पश्चिमीकरण का प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। चाहे आप बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सुनते हो कि आपके पहनावे में, ठीक है, आपके खान पान में, बहुत सारी चीज़ों में पश्चिमीकरण हम अपना रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है। और आमतौर पर कहा जाता है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समांगीकरण को बढ़ावा देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय समाज में उसके सांस्कृतिक विशेषताएं सुदृढ़ हो गई। देखो, ये बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को आप यदि ऐसा समझते हो, कई बार प्रथम दृष्टया देखकर अपने को ये लगता है कि हमारे देश में भी वैश्वीकरण के कारण जो अन्य देश हैं, पश्चिमी देश हैं, उनकी संस्कृति को हम यहाँ पे अपना रहे हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ सांस्कृतिक समांगीकरण, यानी कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति को अपनी संस्कृति में हम मिक्स कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा भी है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय समाज है उसकी जो संस्कृति है वो वैश्वीकरण मुद्दों को भी प्रभावित करती है, या उनके अकॉर्डिंग मतलब ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश होती है। एग्जाम्पल देके आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ये सिंपल है। और सोसाइटी में एक बात ध्यान रखना कि आप थोड़ा सा, यदि आप सिलेबस बार बार देख लेते हो, तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये सोसाइटी के सिलेबस है या मेंस के एग्जाम की कोई भी टॉपिक है, न्यूज़पेपर में इतने ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, कई बार डिबेट होती है, कई चीज़ों को लेकर चर्चा होती है। तो उन पर आप थोड़ी नज़र गड़ाए रखना, क्योंकि आप केवल किताब पढ़ के ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। मेंस के एग्जाम का पैटर्न यूपीएससी का ऐसा है कि केवल आप स्टैटिक पार्ट पढ़ के अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। उसमें क्या चाहिए आपको, करंट अफेयर का तड़का चाहिए, करंट अफेयर के अच्छे एग्जाम्पल चाहिए। सिंपल सी बात है, इस बात को गौर करना। चलो आगे समझते हैं। सबसे पहले भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के बारे में जानते हैं। तो वैश्वीकरण का सिंपल सी बात यह है, भूमंडलीकरण का मतलब है पूरा विश्व एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है, कैसे आसानी से, मतलब हम आजकल आप देखते हो कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप पूरे विश्व में मोबाइल से भ्रमण कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो कि क्या चल रहा है। और ये आज की बात नहीं है, हमने ये देखा कि पुराने समय में भी जब यात्राएं होती थी, एक देश से दूसरे देश में लोगों को जाने का मौका मिलता था, वहाँ की संस्कृति को सीखने का मौका मिलता था।
हमने अपनी हिस्ट्री के अंदर कई बार देखा है कि जो पुराने समय में जो यात्री आए हैं भारत में, उन्होंने किस प्रकार हमारी जो संस्कृति है, धर्म है, राजनीति है, उनको प्रभावित किया। किस प्रकार, जैसे हमने देखा उपनिवेश काल के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी है। यहाँ से भी मतलब काफ़ी हमारी सोसाइटी में बदलाव आया था, समाज में बहुत सारे नए आधुनिक मूल्य आते हैं। तो भूमंडलीकरण यही है। मतलब भूमंडलीकरण का मतलब क्या हो गया, दूरियां खत्म हो गई, एक ग्लोबल विलेज बन गया। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझना होता है। और याद रखना, कभी भी ना भूमंडलीकरण हो चाहे और चीज़ें हो, उनका एक तरफा प्रभाव नहीं होता है। हमेशा दो प्रभाव उसमें देखने को मिलेंगे, एक सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन सिलेबस में आप जब ये लिखा हुआ है कि भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, इस बात को नोटिस करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे। इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे भारतीय समाज। अब समाज में कौन है, समाज में मतलब हम कह सकते हैं कि एक तो अलग अलग धर्म और संस्कृति के लोग हैं, तो हमारी संस्कृति पर किस प्रकार प्रभाव हो सकता है। संस्कृति में भाषा, धर्म सब आएंगे। अब हमारा पहनावा, खान पान, सब चीज़ें इसमें आ जाएगी, संस्कृति पर प्रभाव होगा। प्लस ये होगा कि महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव है, ठीक है, और रिश्तों पर क्या प्रभाव है, क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ें चलती हैं। रिश्ते हो गए, रिश्ते में आप ये कह सकते हो वैवाहिक जो है हमारी संस्था, वैवाहिक संस्था पर किस प्रकार प्रभाव है, हमारे जो अन्य सांस्कृतिक संस्था है उन पर क्या प्रभाव है, बुजुर्गों पर इनका क्या प्रभाव है, ये भी आप ध्यान रखना। बुजुर्गों पर इनका क्या प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे जनजाति क्षेत्रों पर इनका क्या प्रभाव हो सकता है, इन्वायरमेंट पर इनका क्या प्रभाव हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण भी तो हमारे समाज का हिस्सा है ना। पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर इनका क्या प्रभाव हो सकता है। ये क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे। तो याद रखना, भारतीय समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही है। आपने देखा कि मतलब जो परिवार है, परिवार पर किस प्रकार भूमंडलीकरण का प्रभाव होगा, रिश्तों पर, परिवार पर, समाज पर। ये क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि भूमंडलीकरण क्या है, भौगोलिक पुनर्विन्यास की एक प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवेश को अब प्रादेशिक स्थल, प्रादेशिक दूरियों और सीमाओं के संदर्भ में परिसीमित नहीं किया जा सकता। ये तो किताबी परिभाषा है, लेकिन एक सिंपल परिभाषा आप जानना चाहो तो सिंपल सी बात है कि भूमंडलीकरण क्या है। अब एक पूरा विश्व एक गांव बन गया है, पूरा विश्व एक हो गया है, एक दूसरे को आसानी से मतलब एक दूसरे से सीख पा रहे हैं, प्रभावित कर पा रहे हैं, और कोई दूरियां नहीं है, मतलब दूरियां मिट गई है, कोई बाउंड्रीज नहीं है इस मामले में। मतलब ज्योग्राफी बाउंड्री है, लेकिन वैश्वीकरण के मामले में जब हम बात करते हैं चीज़ों को एक दूसरे से सीखने की, एक दूसरे की संस्कृति को प्रभावित करने की, तो वहाँ पे बाउंड्री खत्म हो गई है। आजकल आप देख रहे हो ना कि आपके हाथ में मोबाइल है, आपको ब्राज़ील का सिनेमा देखना है या यूएस का सिनेमा देखना है, तो आसानी से आप हमारी हिंदी लैंग्वेज में इनको आसानी से हम समझ सकते हैं, वहाँ की संस्कृति को जान सकते हैं। या जो भी हम देखते हैं यूट्यूब पर देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, एक दूसरे के देशों की अच्छी वीडियो देखते हैं, वहाँ का खान पान, रहन सहन, समाज के बारे में जानते हैं। तो यही मतलब इस टॉपिक का उद्देश्य है। तो कोशिश हमें करनी है कि भूमंडलीकरण और समाज को साथ में रखना है, यहाँ पे कोशिश इस पे ज़्यादा करनी है। तो भूमंडलीकरण में यहाँ पे आ गया कि मतलब समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, संस्कृति, सबको ये प्रभावित करता है। अब ये देखते हैं कि भारतीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ है। तो हम संस्कृति के अंदर यदि शामिल करें तो संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हमारे समाज, राजनीति, आर्थिक मुद्दे, वस्त्र, शैलियाँ, संगीत, फिल्म, सब ये संस्कृति का एक पार्ट है। तो इन पर इनका क्या प्रभाव होता है। तो इसमें एक पॉइंट हमेशा बोला जाता है, कीवर्ड हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हर एक इस बात को थोड़ा सा गौर फरमाना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे ये सोसाइटी का कीवर्ड है संस्कृति का सजातीकरण, ठीक है, सजातीकरण, एक ग्लोबलाइजेशन, आगे एक वर्ड और आएगा। तो हर एक का एक कीवर्ड होता है, हर एक सब्जेक्ट का। ज्योग्राफी के कीवर्ड अलग मिलेंगे आपको वहाँ पे, और एथिक्स के आपने कीवर्ड देखे होंगे, कितने सत्यनिष्ठा, मूल्य, अलग अलग कीवर्ड है। उसी तरह सोसाइटी के भी कीवर्ड है, आईआर के कीवर्ड अलग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वहाँ पे हम जब कीवर्ड की बातें करते हैं तो वहाँ यथार्थवाद, आदर्शवाद, कई चीज़ आती है। उसी तरह सोसाइटी में भी ऐसे कीवर्ड आएंगे, और किसी भी मूल सब्जेक्ट की यदि कीवर्ड को आप सही से अपनी आंसर राइटिंग में अप्लाई करते हो तो एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि आपको उस विषय की अच्छी समझ है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं कई बार पढ़ाते समय इस बात को बताता हूँ, ठीक है। तो संस्कृति का सजातीकरण का मतलब क्या है, जैसे हमारी संस्कृति है, इसका सजातीकरण का मतलब क्या है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आजकल ये हो रहा है कि सभी संस्कृति आपस में मिक्स हो रही है। जैसे हमारी संस्कृति दूसरे देश की संस्कृति को प्रभावित कर रही है, दूसरे देश की संस्कृति हमें प्रभावित कर रही है। तो इसका मतलब हो गया कि सभी संस्कृतियाँ के समान होने की प्रक्रिया, कि हम सभी मानव एक जैसे हैं। हमारे जो भी चीज़ें हैं, लगभग कई चीज़ें आपको समान मिलेगी। कपड़े पहनने की स्टाइल है, हाँ कपड़े का रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन खान पान, ये चीज़ें काफ़ी हमें कई बार समानता देखने को मिलती है। तो ये कहा जा रहा है कि आजकल मतलब ऐसा भी हुआ है कि वैश्वीकरण का ये प्रभाव है कि संस्कृति का सजातीकरण हो रहा है, ठीक है। आगे की संस्कृति का सजातीकरण में क्या होता है, जैसे एक तो ये था कि जैसे पारिवारिक संरचना में आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि हम सीख रहे हैं एक दूसरे से, तो इसमें होता है कि संयुक्त परिवार है, उन पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव होकर आजकल एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब जैसे क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि
जो है ना वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण से किस प्रकार जो हमारी परिवार नामक संस्था है उस पर क्या इम्पैक्ट आया है। तो इसमें आप अलग अलग एंगल बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ गया परिवार को लेकर ही आ गया कि क्या जो संयुक्त परिवार है वो खतरे में, या परिवार के जो स्ट्रक्चर उसमें क्या बदलाव आया है। तो आप निश्चित रूप से ये बताओगे कि हाँ, संयुक्त परिवार आजकल ऐसा हुआ है कि कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण या आर्थिक लागतों के कारण, या ऐसा भी होता है कि कई बार गाँव से शहरों की ओर जो प्रवास होता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसमें भी फिर क्या होता है एकल परिवार में टूटने लगता है। और विशेषकर इनमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके सामने समस्या आती है। ठीक है, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, तो इसमें ये बताया गया कि हाँ ऐसा हो रहा है आजकल। और इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट आ सकते हैं कि आजकल जो वैवाहिक संस्था है उस पर भी नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी प्रभाव देखने को मिलते हैं उसके भी आप पॉइंट बता सकते हो। इसमें सजातीकरण में एक और पॉइंट आता है कि जैसे हम कैसे एक दूसरे से सीख रहे हैं, उसमें जैसे आजकल इसको हम बोल सकते हैं कि जैसे भोजन के मामले में ऐसा बोल सकते हैं। आगे मैं कुछ और पॉइंट बताऊंगा उसमें कि देश में जैसे मैकडोनाल्ड्स रेस्टोरेंट चेन है वो किस प्रकार ध्यान रखती है हमारी चीज़ों का, किस प्रकार जैसे त्यौहार के दौरान आपने देखा होगा कि उस समय जैसे नवरात्रा विशेष में होता है कि वहाँ पे उस समय केवल शाकाहारी भोजन वहाँ मिलेगा, क्योंकि वो संस्कृति को भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमारी संस्कृति भी उनके जो बिजनेस मॉडल है उसको प्रभावित कर रही है। तो इसको भी हम कह सकते हैं ऐसा, ये सब चीज़ों पे ऐसा लागू होगा। इसके अलावा सिनेमा में भी हमने देखा कि सिनेमाघरों के स्थान पर आजकल क्या हो गया, मल्टीप्लेक्स थिएटर आ गए। आजकल विदेशी जो मूवीज है उनका हिंदी में आसानी से डबिंग हो जाती है, और भाषा में भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, और भाषा में तो आजकल ये एक प्रचलन में है कि मतलब जो शहरी वर्ग है विशेषकर अंग्रेजी माध्यम में ही मतलब जाना चाह रहा है। आजकल तो गाँव तक भी ऐसा हो गया कि हर एक जो बच्चा वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहता है, या उनके माता पिता ऐसा चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव आगे की बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा संस्कृति का वैश्वीकरण होने से मतलब क्या है, ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि संस्कृति का वैश्वीकरण होने का मतलब है जैसे कोई विदेशी मतलब चीज़ें हैं वो किस प्रकार हमारे हमारे स्थानीय लोगों को प्रभावित करती है, हमें प्रभावित करती है, हमारी संस्कृति किस प्रकार अन्य देशों के लोगों को प्रभावित करती है। जैसे अभी हम भोजन के मामले में आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो। ये थोड़े कीवर्ड है, सिंपल से थोड़ा ये होता है कि कई बार समझ में नहीं है, लेकिन इनको एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे विदेशी व्यंजनों में भारतीय तड़का, उदाहरण के लिए मैकडोनल्ड्स का पनीर टिक्का बर्गर। ये इसलिए पढ़ना जरूरी है कि एक बार क्वेश्चन ऐसा ही आ गया था कि एग्जाम्पल देके आपको इन चीज़ों को समझाना था। ठीक है, सिनेमा में भी ये हो गया कि किस प्रकार भारतीय भाषाओं में डब कर रहे हैं। त्योहारों में भी हमने ये देखा है कि हमारे त्यौहार मतलब हमारे त्योहारों के साथ हमने जो विदेशी त्यौहार है उनको भी हम आसानी से मनाते हैं। आजकल ये कॉमन हो गया है। तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव है कि हम यहाँ पे वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, फैशन में भी आपको देखने को मिलेगा ऐसा। और थोड़ा सा इसमें कई बार ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ये एनसीईआरटी में लिखा हो, याद रखना मैं हमेशा पढ़ते समय ये भी बता रहा हूँ कि जो न्यू एनसीईआरटी है सोशियोलॉजी की 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी है। ठीक, उनको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मैं नोट्स बनाते समय ये ध्यान रखता हूँ कि एनसीईआरटी का सारा लूँ, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें आती है तो नोट्स में आपके लिए यहाँ पर होती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी एक दो बार सेल्फ स्टडी करो वहाँ से। यदि आप केवल कॉपी पेस्ट मटेरियल पढ़ोगे तो उतना आपको फायदा नहीं मिलेगा। मैं चाहूँ तो आपको ये ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे नोट्स सफिशिएंट, आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये इनसे नंबर आ जाएंगे। नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार एनसीईआरटी आपको 4 से 5 बार पढ़नी चाहिए। ये ज़रूरी है मतलब इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि अच्छे मार्क्स अच्छी समझ तभी पैदा होगी जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हो। और मैं हमेशा ऑफिशियल किताबों के लिए बोलता हूँ कि जो ऑफिशियल एनसीईआरटी किताबें हैं उनको इग्नोर मत करो, क्योंकि इनमें सार होता है। तो यहाँ पे सजातीकरण बनाम संस्कृति का भूस्थानीकरण, देखो यहाँ पे एक अच्छा वर्ड आया है भूस्थानीकरण या ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये वैश्वीकरण के ही परिणाम है। तो इसमें 2 शब्द हो गए एक तरह से, ग्लोबल और लोकल। ठीक है, ग्लोबल और लोकल, इसका मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है कि भूमंडलीय के साथ में स्थानीय का मिश्रण। जो ऊपर हम पढ़ के आए थे वो एग्जाम्पल ऊपर दिए थे, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ यहाँ पे मिलेगी आपको कि वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो जैसे एक एग्जाम्पल के लिए वही बात है कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है तो वो ये रिसर्च करती है कि जो भारतीय संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग अपने उत्पादों को लॉन्च करें, चाहे वो कोई टाइप के उनका प्रोडक्ट हो, चाहे खाने का हो, फैशन का, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो इन चीज़ों को ध्यान रखती है। यानी मतलब अपनी जो स्थानीय संस्कृति है वो भी जो क्या बोलते हैं उनको, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती है उनके जो प्रोडक्ट है उन पर प्रभाव डालती है, और उनकी एक रणनीति होती है किस प्रकार स्थानीय बाजार में कब्जा किया जाए। तो वो ऐसा रिसर्च करती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए लोगों को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोबल प्लस लोकल। तो विदेशी कंपनियों द्वारा अपना बाजार बढ़ाने हेतु स्थानीय परंपराओं के साथ व्यवहार में लाई जाने वाली इनकी एक रणनीति है। जैसे हमने देखा कि वही भोजन की यदि बात करें तो नवरात्रों के दौरान ये क्या करते हैं, विशेषकर ध्यान रखते हैं कि जैसे उनका जो भोजन, यदि ऐसे रेस्टोरेंट है जहाँ पे मांसाहार भी मिलता है, लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि त्यौहार के समय वो लोगों के जो धार्मिक चीज़ें उनका भी ध्यान रखते हैं ताकि लोगों को मतलब कनेक्ट कर पाए। और साथ में जैसे संगीत में भी आजकल जैसे भांगड़ा, पॉप,
इसमें मिक्स करके मतलब ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल जो चाहिए थे आपको यहाँ मिल जाएंगे, उनको आप बता सकते हो। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इस हेडिंग से भी आ सकता है कि सहजातीकरण और संस्कृति का भूस्थानीकरण से मतलब क्या है। ठीक है, भूस्थानीकरण से मतलब क्या होता है। तो सहजातीकरण का तो मतलब वो हो गया ना कि मिक्स हो गया सब कुछ, है ना। और भूस्थानीकरण का फिर एक होता है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब मिक्स नहीं हुआ है, मिक्स नहीं हुआ है कि फिर भी स्थानीय जो संस्कृति अपने आप में अपना प्रभाव छोड़ती है, तभी तो इनकी जो ये कंपनी है उनके प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सब कुछ मिक्स नहीं है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और संस्कृति का सजातीकरण बनाम संस्कृति का वैश्वीकरण, वही बात आती है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको टॉपिक ये बोरिंग लगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप चीज़ें खुद पढ़ना शुरू करोगे ना, कि जैसे आप एनसीईआरटी में बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपकी ज़्यादा समझ में आएगी। या आप कहीं कहीं कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो गूगल या यूट्यूब से भी आप और भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखते हैं कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव हम देख रहे थे समाज पर, संस्कृति पर, हमने ऊपर देखा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ है। तो हमेशा अपना जो दायरा है, अपनी सोच की गहराई को व्यापकता में रखना, तभी अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। एक तरफा मतलब कई बार जो होते हैं जिनकी सोच सीमित होती है वो नेगेटिव चीज़ों को लिखने लगते हैं, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। स्वतंत्रता में सॉरी इसमें पॉजिटिव में क्या लिखना है, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे डायरेक्ट तो एग्जाम्पल भी आप दे दोगे कि इससे क्या हुआ। इससे अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ी है। क्योंकि हमने ये देखा ना कि वैश्विक स्तर पर हम भी कोई मूवीज़ देखते हैं या कोई अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव हमारे ऊपर भी आता है, और इन चीज़ों के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती है तो उनका फ़ायदा मिलता है। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। जैसे आजकल शिक्षा, कौशल, तकनीकी विकास बढ़ रहा है। महिलाओं के सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि उनको अवसर नहीं मिलते हैं, जैसे घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है। तो वैश्वीकरण ने आज एक अच्छा मौका दिया है कि ऑनलाइन के माध्यम से वो अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकी जैसे जॉब भी आजकल आपने गिग इकोनॉमी के बारे में सुना होगा, वर्क फ्रॉम होम सुना है, तो ये सब वैश्वीकरण का ही परिणाम है। अच्छी बात है, मतलब आजकल घर पे यदि मतलब ऐसे रूढ़िवादी समाज में महिलाएं हैं, आराम से सीख कर आगे बढ़ी, इतिहास इस बात का गवाह है। तो ये अच्छी बात है, इनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ होती है। निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, उन पर प्रभाव रहता है। क्यों होता है, मतलब इसमें एक चीज़ आपने देखा कि हमारा समाज थोड़ा रूढ़िवादी है, पेट्रियार्की यहाँ पे हावी है, तो महिलाओं को आगे बढ़ने का उतना अवसर ही नहीं मिल पाता। या लेकिन आपने ये देखा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं विशेष पर, जो वैश्विक कंपनियां, वो किसी टाइप का भेदभाव नहीं करती है, ना लैंगिक भेदभाव करती है, ना कोई धर्म जाति आदि का भेदभाव करती है, ना कोई मतलब ऐसे रूढ़िवादी चीज़ें वहाँ देखने को नहीं मिलती। तो वहाँ पे यदि मतलब कोई भी महिला है, उसके पास एक स्किल है, उसके पास एक मतलब क्षमता है चीज़ों को आगे लेकर जाने की, तो उनको अच्छा मौका मिलता है और एक लीडरशिप क्वालिटी में उनको निर्माण प्रक्रिया में आदि में बड़ी एक उच्च लेवल पर जाने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ आप बता सकते हो। इसके अलावा शिक्षा, शादी, बच्चे, रोजगार, ठीक है, वैश्विक मंचों तक पहुंच, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, कला और रहन सहन, जीवन स्तर में बदलाव, नारीवादी आंदोलन कई बार सुना होगा आपने, और सिंगल मदर, अंतर्जातीय विवाह, ठीक है। ये आजकल अच्छी कॉन्सेप्ट आ रही है, क्योंकि विवाह, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि समाज के साथ हम लोग जुड़े हैं, तो समाज यदि बदलता है या लोग जब बदलते हैं तो समाज भी बदलता है। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ पूरक है। तो इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आप ये देख लेना। जॉब को लेकर भी आ सकते हैं, समाज में या आर्थिक चीज़ों को लेकर भी आ सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप ऐसा बता सकते हो। इसके अलावा नेगेटिव कॉन्सेप्ट में देखें तो थोड़ा सा ये होगा कि आजकल एकल परिवार की संख्या बढ़ रही है, और तलाकों में भी, या जो सेपरेशन है इच्छा से भी मतलब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव में हमें नहीं जाना, हमें मतलब ये देखना है कि हम किस प्रकार इन चीज़ों को एग्जाम में लिख सकते हैं। थोड़ा सा कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए जहाँ पे दोनों पक्ष लिखने होंगे, तो कुछ पॉइंट आपके पास लिखने के लिए होने चाहिए। हालांकि इन पर डिबेट हो सकती है कि क्या सही है क्या गलत है, उन पर हमें नहीं जाना है। और कहीं ना कहीं फिर रोज़गारों को खतरा होता है स्थानीय जो, मतलब ये बात तो सही है कि जैसे विशेषकर हमने आपने इतिहास में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी जब पढ़ी तो वहाँ पे देखा कि जो विदेशी कंपनियाँ या अंग्रेज जो भारत में आए, तो उन्होंने जिस हिसाब से अपनी जो पॉलिसी बनाई थी, उसमें हमने देखा कि इस प्रकार कुटीर उद्योग का नुकसान हुआ, और विशेषकर जो महिला रोजगार इनमें लगे हुए थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनके सर्वाइवल की समस्या देखने को मिली। और आज भी ऐसा हो सकता है, होता भी होगा, ठीक है। दोहरी जिम्मेदारियाँ भी, ये बात सही है, मतलब वैश्वीकरण के कारण, ठीक है। एक बात हम कह सकते हैं कि जैसे वर्क फ्रॉम होम का एक इस साल सोसाइटी का एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर मतलब इस प्रकार ही था कि मतलब किस प्रकार वर्क फ्रॉम होम से मतलब किस प्रकार चुनौतियां वगैरह आप देखना, एक क्वेश्चन आया था, उसमें बताया गया। इसके अलावा कार्यस्थल पर शोषण, हालांकि ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये केवल वैश्वीकरण का ही प्रभाव है, इसको हम इतना नहीं कह सकते कि वैश्वीकरण की वजह से ये होता है, मतलब ये तो लोगों की मानसिकता इनसे ज़्यादा होता है,
ठीक है। सोशल मीडिया, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, हाँ ये ठीक है, कई बार जैसे एड है या जो मूवीज़ है उनमें ऐसा दिखाया जाता है, कहीं कि फिर हम आरोप लगाते हैं कि इसका कि आरोप या जो भी चीज़ें हैं कि ये मतलब वेस्टर्न का जो है नेगेटिव इम्पेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। महिलाओं को भोगवाती संस्कृति का सामना, ये चीज़ें हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे इन चीज़ों को। थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि सोसाइटी के अच्छे आर्टिकल जरूर देखना, क्योंकि जो क्वेश्चन की डिमांड हम देख रहे थे बार बार रिसर्च के बाद में, उनमें ये देखने को मिलता है कि थोड़ी सी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इतने आसान भी नहीं है। केवल कुछ स्टैटिक पार्ट पढ़ के उनको सोल्व करना वाकई थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। इसके अलावा जैसे युवाओं पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है, आजकल तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, आप आराम से इनको बता सकते हो। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ रखनी है। जैसे आजकल अच्छी शिक्षा, कंपटीशन वाली अच्छी शिक्षा, जो वैश्विक मानक है उनकी शिक्षा आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टअप्स हैं, नौकरियां हैं, इनमें सब में फ़ायदा मिलता है। पश्चिमी व भारतीय मूल्यों का सम्मिश्रण हो रहा है। इसके अलावा भौतिकवादी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि हो रही है। महत्वाकांक्षा होना भी कई बार अच्छा ही माना जाता है, कोई नेगेटिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि उससे एक व्यक्ति अच्छी सोच रखता है आगे बढ़ने की जीवन में, ठीक है। और नकारात्मक भी हो रहा है कि थोड़ा सा ये तो बड़ा है कि ब्रेन ड्रेन तो ये पहले से भी था। आपने कई बार सुना होगा कि हमारी जो युवा आबादी है यहाँ से शिक्षा लेकर विदेशों में बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए और जा रही है, तो उससे इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन थ्योरी, कई बार सुना होगा आपने। तो इससे भी नुकसान होता है, कहीं ना कहीं परंपरागत जो भारतीय मूल्य हैं उनको भी नुकसान हुआ है। एकाकी यानी आजकल व्यक्तिवाद हावी हो गया है, ठीक है। और अवसाद, आत्महत्याएं, या हम ये मान सकते हैं कि विशेषकर युवाओं पर, आजकल बच्चों पर भी हम देख सकते हैं कि कई ऐसे गेम हैं जिनसे काफ़ी नेगेटिव इम्पेक्ट आता है उनकी लाइफ में, ठीक है। और परिवारों पर भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखना परिवारों पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या होता है। तो इसमें ये हो रहा है कि जो संयुक्त परिवार है उनका काफ़ी विघटन हो रहा है, एकल परिवार में बदल रहे हैं। आजकल रिलेशन की परिभाषा भी चेंज हो गई है, एकल अभिभावक, लिव इन रिलेशनशिप, महिला मुखिया, ये चीज़ें काफ़ी मतलब इनमें प्रभाव देखा जा रहा है। अब इनको पॉजिटिव नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं कि लिव इन रिलेशनशिप बढ़िया है या बेकार है, उनमें डिबेट में नहीं जाना। हमें ये देखना है कि क्या बदलाव आ रहा है, मतलब क्या बदलाव आ रहा है, कैसे समाज बदल रहा है, कैसे लोग बदल रहे हैं, उनके रिलेशन बदल रहे हैं, उनके बारे में आपको बताना है। जब इनका क्वेश्चन ये आ जाए कि क्रिटिकल एनालिसिस करो या आपकी राय में मतलब ऐसा कोई पूछ ले क्वेश्चन, तो अलग बात होती है, ठीक है। और भौतिक दूरियाँ, मतलब पारिवारिक बंधन संबंध कमज़ोर हो रहे हैं, बच्चों बुजुर्गों की देखभाल कम हो रही है। और इसके अलावा काफ़ी मतलब आजकल जीवन साथी की तलाश ऑनलाइन चल रही है। ये मतलब ये भी पॉजिटिव ही कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि पहले ज़माने में ये होते थे कि बीच में कोई शादी कराने के लिए होता था। आजकल ये ऑनलाइन साइटें आ गई जहाँ पे युवा जो है अपने जीवन साथी की तलाश कर सकते हैं। तो ये मतलब दोनों पक्षों को शामिल करके इसमें लिखा गया है। और निर्णय में महिलाओं और युवाओं की अच्छी भागीदारी बढ़ रही है। युवा पीढ़ी थोड़ा सा ये नेगेटिव भी देखने को मिलता है, कभी कभी व्यक्तिवाद और भौतिकवाद की ओर जा रही है, अपने मतलब जो लक्ष्य जीवन के उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दे रही है, परिवार पीछे छूट जाता है, ठीक है। प्रौद्योगिकी की आसानी पहुंच है, दूरस्थ रिश्तेदारों से भी संपर्क सुधार, पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो इनको एक तरफा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा सोसाइटी में, आप याद रखना। क्वेश्चन जो आएगा दोनों पक्ष उसके हमें देखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट उनका क्या है। जाति व्यवस्था पर भी हम देख रहे हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव है। अच्छी चीज़ें हैं कि मतलब कहीं ना कहीं जातिवाद या क्षेत्रवाद की समस्या होती थी, तो इनसे भी एक फ़ायदा मिलता है, ठीक है। और कि उदार विचार होंगे, लोग जाति से ऊपर उठ के या नई चीज़ें सीखेंगे। तो आर्थिक अवसर, शिक्षा, उदार विचार, जाति व्यवस्था कमज़ोर, ठीक बात है। अंतर्जातीय जो विवाह होते थे, ठीक है, अंतर्जातीय विवाह आजकल ये ठीक है ना कि अब ज़रूरी नहीं है कि विवाह व्यक्ति अपनी जाति में करे, ठीक है, वो अपनी जाति से बाहर निकल के भी विवाह करते हैं। ऐसा प्रचलन बढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। उदार मूल्य हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। तो जाति आधारित जो कार्य प्रणाली थी पहले, जाति आधारित काफ़ी भेदभाव भी होते थे, ठीक है, उनको जातिवाद में हम शामिल कर सकते हैं। तो संचार व समन्वय से, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना एक दूसरे से, तो काफ़ी चीज़ें मतलब वहाँ पे उदार होने लगती है, तो जातिवाद की भावना भी कमज़ोर होने लगती है, अवसर भी समानता बढ़ती है, शहरीकरण में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। लेकिन शहर, जैसे आपने कई बार देखा होगा, शहर में कोई जाति नहीं पूछता। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि शहर में आपके बगल पड़ोस में जो रह रहा है, आप कभी भी उससे ये नहीं पूछते कि आप किस जाति से हो, है ना। कई बार ये होता है ना, गांव में तो अक्सर होता है, भैया कौन जाति के हो आप, है ना। गांव में तो आपने देखा हो कहीं निकल रहे हो, अच्छा आप मतलब सिंपल, जैसे हम भी जाते हैं तो पूछते हैं कौन कह भैया, राजस्थानी बोलते हैं कौन कह भैया तो यहाँ पे जाति गांव में रहती है। लेकिन शहर में, जैसे दिल्ली जैसे शहर में कई बार आप रहते हो, मैं भी रहा हूँ, तो वहाँ पे किसी ने नहीं पूछा भाई आप किस जाति से हो, बस वहाँ तो ये पूछते हैं आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है ना। यूपीसी वाले एस्पिरेंट मिलते हैं आपस में, अरे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है, ये रोचक विषय होता है। कभी भी जाति को लेकर ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और आगे है भूमंडलीकरण का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी इसमें पूछा जा सकता है कभी कि क्या सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। तो वो दोनों पक्ष अच्छे हैं, मतलब समाज में तो हमने देखा कि भूमंडलीकरण से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी चीज़ें। इसी तरह आर्थिक चीज़ों पर भी पॉजिटिव नेगेटिव होगी, क्योंकि आर्थिक में हमने देखा जो 1991 में हमने जो इकोनॉमी में पढ़ा था, जो उदारीकरण, एलपीजी रिफॉर्म हमने लिए थे,
उनके कॉन्टेक्स्ट में आप इन क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि भूमंडलीकरण का भारत की जो अर्थव्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है, इन पर क्या प्रभाव है, तो आप एलपीजी रिफॉर्म को लेकर चीज़ें बता सकते हो कि हमने पहले कितना पढ़ा है उसके बारे में। तो 1991 के बाद में हमारे यहाँ क्या हुआ, उदारीकरण, निजीकरण के साथ में वैश्वीकरण को हमने बढ़ा दिया। हमारी ऐसी पॉलिसी बनी, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां भारत में आई, विदेशी बैंक भारत में आई, बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने भारत में कार्यालय खोले, और आज आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा प्रौद्योगिकी व नवाचारों को बढ़ावा मिलता है, निश्चित रूप से बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसमें जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक कूप मंडक वाली मेंढक जो कहानी सुनाई है कि कुएं का जो मेंढक होता है उसको लगता है सब कुछ उसी के पास है, या ये एक उसका एक दायरा होता है। तो वही बात है कि वैश्वीकरण आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है एक्सप्लोर करने का। ठीक है, अब ये बात सत्य है, जैसे एक व्यक्ति जो केवल अपनी जगह रहता है, अपने स्थान पर रहता है, क्षेत्र में रहता है, वो कहीं बाहर नहीं निकलता है, तो वो थोड़ा संकुचित होने लगता है, थोड़ा संकालु होने लगता है, अन्य विश्व के प्रति उसको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा। जबकि जो लोग ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका एक एक्सपोजर अच्छा बनता है, खुले विचारों के होते हैं, सोच के होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों को लेकर। तो वही बात यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से लागू होती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जैसे हमने देखा कि मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। आजकल आपने देखा होगा कि एफडी का कितना भारत में आ रही है, विदेशी पर्यटक भारत में आ रहे हैं, डॉलर भारत में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से संभव हो पाया, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण की वजह से ही संभव हो पाया। तो इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए ये टॉपिक इसमें शामिल किया गया है कि हमारी जो राज्य अर्थव्यवस्था है उस पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव है, और अंतर्राष्ट्रीय जो ऋण है उनसे आसान हुआ, वैश्विक पूंजीगत संसाधनों तक पहुंच आसान हुई। हमारी जो कंपनियां खुद, हमारी भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जो विदेशों में आज काम करती है, वहाँ की जो संस्कृति है, समाज है, अर्थव्यवस्था, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। और मतलब आरक्षित उद्योगों में कमी आई, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा मिला, विदेशी मुद्रा भंडार, उद्योगों में विनिवेश, ये सब चीज़ें देखने को मिली। पॉजिटिव चीज़ें आप पढ़ोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव में देखने को मिला कि वैश्विक वित्तीय संकट। अच्छा, इसमें जैसे हम श्रम कानूनों में भी देखते हैं कई बार कि कई बार श्रम कानूनों में थोड़ी सी क्या होता है, इमोशनल या श्रमिकों के अकॉर्डिंग थोड़ा डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। कई बार हो सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां उनके दबाव में से डिसीजन बन जाए, तो उससे नुकसान नेगेटिव पॉइंट में हम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे वैश्विक वित्तीय संकट में मंदी और मुद्रास्फीति से हम प्रभावित होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जैसे भारतीय रुपये में गिरावट जो आ रही है ना, केवल मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी जो पॉलिसी है फेलियर, उनकी वजह फेलियर की वजह से या संकट के कारण हुआ है। वैश्विक इकोनॉमी से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए वैश्विक इकोनॉमी के यदि उतार चढ़ाव होंगे ना, तो वो हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा प्रतिष्ठित कंपनी की प्रतिष्ठा से प्रभावित है। वैश्विक संकट, युद्ध, आयात निर्यात प्रभावित, उपभोक्ता भौतिकवाद को बढ़ावा, बेरोजगारी में वृद्धि, मशीनरी इनमें, ठीक है, रोग, महामारी या कोविड-19, इनसे भी हम प्रभावित होते हैं। ये वैश्वीकरण के नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, ये बता सकते हो। इसके अलावा रोजगारों पर इन पे क्या प्रभाव हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। भारत में रोजगारों पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, तो इससे क्या हुआ, निवेश व नवाचार को बढ़ावा मिला। स्किल जो प्रोग्राम आजकल हम आसानी से ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, उससे रोजगार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों में प्रभावित होते हैं। अनौपचारिक श्रम इकाई में वृद्धि, श्रमिकों को कम वेतन है, उच्च शिक्षा व कुशल श्रमिक विदेशों में पलायन कर जाते हैं। प्रौद्योगिकी और तकनीक सक्षम देशों में की ओर प्रवास है। अवैध प्रवास, शरणार्थियों की समस्याएं स्थानीय रोजगार प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा ये वैश्वीकरण के कारण तो ऐसा हुआ पता है। और सेवा निर्यात में वृद्धि, जिसके कारण अन्य जो सेक्टर उन पर थोड़ा सा नेगेटिव या उनमें सुधार नहीं हो पाया। महिला श्रम, इनमें वृद्धि, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से एक साथ लिख दी गई यहाँ पे, बाकी ऐसा कुछ था नहीं इसमें। तो ये मतलब यहाँ पे चैप्टर एंड होता है, और कोशिश की कि जो मुद्दे हैं उनको टू दी पॉइंट लिखें। पढ़ने के तो यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं, या बहुत सारे नोट्स आपको बता सकता हूँ, किताबें बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मेंस के एग्ज़ाम में यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, जैसे आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पर अपने से तैयारी कर रहे हो, तो मेंस के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो जैसे ये टॉपिक है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ये 1 से 1.5 या 2 पेज में पूरे नोट्स आपके पास होने चाहिए। 1-2 पेज काफ़ी होते हैं, इतना सफिशिएंट है। मैं तो आपको पढ़ाने के लिए इसे पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने 4 मेंस लिखे ना, तो मेरे नोट्स तो ऐसे थे जो मेरे ही समझ में आते थे, कीवर्ड में लिख रखे थे आराम से। तो ऐसे ही जब आप वीडियो देख रहे हो, आप उनको नोट्स बनाने ना, तो कीवर्ड में नोट्स बनाओ आसानी से, उससे फ़ायदा मिलता है। तो मेरे हिसाब से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, और जो वेबसाइट हमने बताई थी उस पर आप चाहो तो विजिट करके देख लो, आपके काम का कुछ हो तो वहाँ पे देख लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।